हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों। एनसीईआरटी के हल प्रत्यावर्ती धारा सवाल नंबर 16 तक हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। हम ले रहे हैं 17, सवाल नंबर 17 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, ठीक। तो लिख देते हैं नंबर 7 और 17। ओके, ये जो सवाल है ये समांतर परिपथ पर आधारित है, यानी एलसीआर समांतर परिपथ। और यहाँ ये कह रहा है कि स्रोत की आवृत्ति, अगर 17 सवाल 17 को पढ़ें तो जरा देखें। स्रोत की आवृत्ति को एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के बराबर रखते हुए तीन अवयवों एलसीआर को समांतर क्रम में लगाते हैं। यह दर्शाइए कि समांतर एलसीआर परिपथ में इस आवृत्ति पर कुल धारा न्यूनतम है, यानी जो कुल धारा निकलती है, कुल धारा बनती है वोल्टता के स्रोत से, जो वोल्टता हम लगाएंगे वो कम से कम होगी। इस आवृत्ति के लिए अभ्यास 7-11 में निर्दिष्ट स्रोत तथा अवयवों के लिए परिपथ की हर शाखा में धारा के आरएमएस मान को परिकलित कीजिए। ये तो बड़ी सरल सी बात है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि समांतर परिपथ में धारा किस प्रकार होगी, हमें धारा को बताना पड़ेगा पहले। तो एलसीआर को समांतर परिपथ में लगाते हैं। देखिए, ये एल हो गया, प्रेरक हो गया, और एक ये लगा दिया संधारित्र सी, और ये लगा दिया प्रतिरोधक। और इस परिपथ को एक वोल्टता से जोड़ दिया, एसी वोल्टता, ऐसे लगा के इसको एसी वोल्टता से जोड़ दिया। और इसका जो मान है VRMS, ये प्रश्न नंबर 11 से आता है। 230 वोल्ट इसका मान है। RMS का मतलब वर्ग माध्य मूल मान दिया होता है प्रश्नों में सामान्यतया, ये वो है। प्रतिरोध जो R है, R का जो मान है वो है 40 ओम। प्रश्न नंबर 11 के जो आंकड़े हैं, प्रश्न नंबर 11 में जो दिया गया है उसी की बात हो रही है। धारिता है 80 माइक्रोफेराड, ये जो है ये है 80 माइक्रोफेराड, ये दो। और जो प्रेरक है वो है 5 हेनरी, ये प्रेरकत्व जो है ये 5 हेनरी का है, ठीक। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में अगर लगे हों तो सभी को वोल्टता समान मिलती है। समांतर क्रम का नियम क्या है कि जो वोल्टता है वो सभी को एक जैसी ही मिलेगी, ठीक। अब वोल्टता आरएमएस मान यही है, तो धारा के आरएमएस मान इसी से निकल जाएंगे। तो हम देखें अगर कुल धारा, यहाँ पर अगर हम कुल धारा देखें आई, तो ये 3 भागों में बटेगी। इसमें होगी धारा IL मान लेते हैं प्रेरक में, इसमें मान लेते हैं IC, इसमें मान लेते हैं IR, ऐसे, ठीक। अब हमें दूसरी बात देखनी है। हम जान रहे हैं कि जो कुल धारा है, ठीक, वो कितनी है। किरचॉफ के नियम के अनुसार अगर देखा जाए, कुल धारा I ये बराबर हो रही है IL प्लस IC प्लस IR के, ये हम देख रहे हैं। और अगर हम उस समीकरण पे जाएं, जाके देखें कि भाई प्रेरक में धारा कैसे होती है, उसका समीकरण क्या होता है, हैं? और प्रतिरोधक में क्या होती है, उसका क्या होता है, संधारित्र में क्या होती है, तो पीछे जाकर अगर हम देखें, जब हमने धारा के सूत्र या नियम बनाए थे तो कितना होता है जरा देखें। कुल धारा, अब देखो लिख रहा हूँ, कुल धारा IL ये कितनी होती है, ये होती है VM/XL। ये धारा के अधिकतम मान में लिख रहा हूँ, है ना, धारा के अधिकतम मानों के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। और तात्कालिक मान लिख रहा हूँ समय के हिसाब से, साइन के हिसाब, साइन कोस ओमेगा टी, है ना। अब देखो बनाता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। प्रेरक में धारा वोल्टता से 90 अंश कलाकोण पीछे होती है। ये हो गई प्रेरक की धारा, ये हो गया प्रेरक का प्रतिघात, प्रेरक ये प्रतिघात बोल देते हैं इसको, ठीक। अब संधारित्र वाली देखेंगे तो VM/XC ये होती है साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये होती है। ठीक, यहाँ एक बॉर्डर लाइन खींच देते हैं, बॉर्डर लाइन चलिए अब जोड़ते हैं परिपथ वाली धारा, प्रतिरोधक वाली धारा। तो वी एम बटे आर, और ये धारा कलाकोण में, इसमें कलाकोण नहीं होता, कला में समान होती है ऐसा बोल देते हैं। तो ये होती है साइन ओमेगा टी बस। ठीक, इस तरीके से ये धारा समांतर क्रम में जुड़ी होती है, जो कि आप जानते हैं। इसमें कोई ऐसी, कई बार ऐसा लगता है यार ये कुछ मुश्किल सा सवाल है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक फॉर्मूला, एक नियम, कॉन्सेप्ट है, वो करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अगर मैं देखूँ ये चीज़ कितनी बनेगी, देखो इसको, देखो अगर ये चीज़, इसको हल कर लूँ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये बनेगी माइनस कॉस ओमेगा टी। ये चीज़ क्या बनेगी, जरा पकड़ें इसको, ये बनेगी माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन का माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वी एम बटे एक्स एल और कॉस ओमेगा टी, ये वाला पद बनेगा। अब ये वाले पद को देखें तो ये कितना बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये बनेगा कॉस ओमेगा टी। वी एम बटे एक्स सी, ये बनेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ से हटा के थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ ना, क्योंकि ये लाइनों में फिर मिसप्रिंट हो जाएगा मामला। आई बराबर, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, माइनस वी एम एक्स एल कॉस ओमेगा टी, और दूसरे वाला प्लस वी एम एक्स सी कॉस ओमेगा टी, और ये जो का तो लिख देता हूँ वी एम आर साइन ओमेगा टी। देखो तीनों धाराएं जो हैं इस तरीके से बन गई। अब यहाँ से ये जो कॉस ओमेगा टी है और ये जो वी एम है, इसको कॉमन ले लेता हूँ, वी एम कॉस ओमेगा टी, सिर्फ यहाँ इन दोनों में से, तो क्या मिल गया, 1 बटे एक्स सी माइनस 1 बटे एक्स एल, और आगे जो कहते हो वी एम बटे आर साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये वो धारा है। ठीक, अब यहाँ पे धारा का मान बढ़ सकता है। धारा का मान कब बढ़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए एक्सी और एक्सएल से यहाँ एक पद बनता है, एक चीज़ बन के आती है, वो चीज़ इस धारा के मान को बढ़ा सकती है। अगर वो चीज़ बढ़ जाए, देखो धारा का मान बढ़ रहा है, इस चीज़ से बढ़ सकता है धारा का मान। ये चीज़ कितनी हो सकती है, ज़रा हल करें, आई वी एम कॉस ओमेगा टी, ये हो सकती है एक्सएल माइनस एक्सी बटे एक्सी एक्सएल, ऐसे लिख के भी समझ सकते हैं। ठीक, और ये हो जाती है वी एम बटे आर साइन ओमेगा टी। ठीक, अब धारा का मान इसकी वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि ये मान 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, क्योंकि ये जो है कुछ भी हो सकता है इसका मान। ठीक है, अब मान लीजिए कहते हैं कि भाई बढ़ा, घटने की बात ना करें, बढ़ने की बात करें कि धारा के मान को ये बढ़ा सकता है। तो अगर ये धारा के मान को बढ़ा सकता है तो मैं इसे शून्य कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कम से कम धारा प्रतिरोधक की वजह से, तो कम से कम धारा यानी आई मिनिमम, क्या लिख दिया मैंने, आई मिनिमम या न्यूनतम। तो क्या हो गया, वी एम बटे आर साइन ओमेगा टी के अनुसार, ये कम से कम धारा होगी। कब होगी, जब इसको मैंने शून्य कर दिया। कब, जब एक्सएल बराबर एक्सी। ठीक, और ये हमें दिया है, ये बताया है कि ये अनुनादी आवृत्ति पर है, ये दिया है। प्रश्न 11 में एक्सएल बराबर एक्सी है, एक अनुनादी आवृत्ति प्राप्त की गई है। तो ये पद खत्म हो गया। तो अब देखते हैं कि कम से कम धारा यहाँ जो बनती है वो कितनी बनती है। तो कम से कम धारा कितनी बनती है, आई न्यूनतम कितनी बनेगी,
230 वोल्ट की सप्लाई है आरएमएस और प्रतिरोध है 40। ठीक, तो ये बन जाएगी 5.75। ठीक, और ये जो धाराएं हैं ये वाली देखो, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होंगी, क्योंकि देखिए एक्सएल और एक्सी बराबर हैं, तो ये माइनस ये प्लस। यानी ये मान के चलिए अगर यहाँ पर धारा जो है इस अनुसार ये प्लस है ये माइनस है, ठीक, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक, यानी आई एल प्लस आई सी जो है वो ज़ीरो होगा अनुनाद की स्थिति में। ठीक, क्योंकि दोनों में कला कोण 180 अंश का फर्क है। देखो यहाँ पर जो कला कोण है वो कितना है -π/2, यहाँ पे कितना है +π/2। तो डिफरेंस कर दूं, अगर दोनों को घटा दूं तो कितना कला कोण बन जाएगा, 180 अंश का कला कोण बन जाएगा। अब ये तो हो गई वह धारा जो न्यूनतम धारा है। ठीक, अब आई बात की आई एल और आई सी ये कितनी है, इसकी बात अगर करें तो आई एल और आई सी दोनों परिमाण में बराबर हैं, आई एल बराबर आई सी। ठीक, ये कितनी है, ये है 230 बटे एक्सएल या 230 बटे एक्सी, ये हैं। ठीक, कोई भी किसी से भी निकाल सकते हैं इसका परिमाण, आई एल और एक्सी का परिमाण। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये दिशा में विपरीत हैं, एक में प्लस है तो एक में माइनस है। अब इसको अगर निकालना चाहें तो एक्सएल और एक्सी का मान निकालना पड़ेगा। देखो एक्सएल का मान कितना होगा, एक्सएल का मान कितना होता है, ओमेगा एल होता है। तो एक्सएल का मान हो गया ओमेगा, ओमेगा 2 पाई, ओमेगा आता है 50। प्रश्न नंबर 11 से ये 50 आता है, प्रश्न नंबर 11 में ये 50 होता है अनुनाद आवृत्ति। और जो एल का मान है वो लगा देते हैं 5 हेनरी। तो देखो ये एक्सएल आता है, ये वाला एक्सएल आता है हमारे पास। ठीक, ये एक्सएल का मान यहाँ रख देंगे। ठीक, कितना मान आता है जरा चक्का करें, पक्का करें, ये आता है 500 पाई, 500 पाई होगा, देख 250 500 पाई। तो यहाँ 500 पाई रख देंगे अगर, तो 5 दिया 1500, 1500 हो गया 15, ये तो बहुत ही कम मान आएगा ये। ठीक, मैं देखता हूँ ये मान आया कितना 17 में, ये आएगा लगभग 0.92 एम्पियर। ठीक, ये वैल्यू आएगी 0.92, 0.92। यहाँ लिख देता हूँ, आईसी का मान आ रहा है 0.92 एम्पियर, ये आ रहा है। ठीक, यानी इसमें जो धारा होगी वो कितनी होगी, आई एल, वो होगी 0.92, धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और इसमें आईसी में, आईसी भी इतना ही होगा, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होगी, जिसकी वजह से ये शून्य बना रहेगा और आर में धारा बहेगी 5.75। अब मान लीजिए ये दोनों विपरीत ना हो तो यहाँ पर धारा का कुछ मान जरूर बनेगा, और वो धारा का मान इस मान को बढ़ा देगा, आई वाले मान को। क्योंकि मान लीजिए यहाँ कुछ धारा बनी, कुछ धारा यहाँ बनी, कुछ धारा यहाँ बनी। अब यहाँ बनने वाली धाराएं कुछ इस तरीके से हो जाएं कि वो विपरीत ना हो, बराबर ना हो, कुछ मान बन जाए, तो वो क्या करेगा, इसमें जुड़ेगा तो इसे बढ़ा देगा वो। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये चीज़ जो है शून्य ना हो, इसका मान कुछ हो, धनात्मक कुछ मान हो, क्योंकि ऋणात्मक मान होगा तो धनात्मक भी होगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक, तो इससे क्या होगा, यहाँ कुल मान जो है बढ़ जाएगा, अधिकतम मान या आरएमएस मान, वर्ग माध्य मूल मान बढ़ के मिलेगा। मान लीजिए एक प्लस है एक माइनस है, तो कुछ देर बाद फिर वो उल्टा हो गया, वो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ चीज़ बढ़ जाएगी। तो कम से कम धारा समांतर में कैसे मिलेगी, जब आईएल और आईसी एक दूसरे को निरस्त कर दें, वो विपरीत हों और बराबर हों। ठीक, तो ये कहना चाहता है प्रश्न के अंदर की ये बात ये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सरल है मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, और इसमें देखते हैं कुछ और पूछा है क्या। नहीं नहीं, बस ठीक है, इतना ही ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। ठीक है,
प्रश्न नंबर 18 को आप पढ़िए अपनी किताब से, अपनी पुस्तक से, अपनी बुक से। प्रश्न नंबर 18 को पढ़िए। समय का सदुपयोग करें, जब तक बोर्ड साफ किया जाता है तब तक अपना प्रश्न पढ़ लेना चाहिए। चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर 18। 7, 18, ओके 18। क्या कहता है प्रश्न में? एक परिपथ को जिसमें 80 मिली हेनरी का एक प्रेरक तथा 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र श्रेणी क्रम में है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है, यानी ये एक एलसी सर्किट है, इसमें एलसी दोलन होगा और जोड़ा गया है ये 230 से 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ दिया गया। ठीक है, देखते हैं परिपथ बना लेते हैं। पहले ये लगाया गया एल और ये लगाया गया सी और आपूर्ति यहाँ लगा देते हैं। मान लीजिए ये रही आपूर्ति, ऐसे ऐसे। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? वो है 50 हर्ट्ज। और इसका जो VRMS है, VRMS है ना, वर्ग माध्य मूल मान जो वोल्टेज का है वो कितना है? VRMS है ना, ये कितना है? ये बता रहे हैं 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। ये दोनों बातें। एल का मान बता रहे हैं 80 मिली हेनरी। इसका मान है एल बराबर 80 मिली हेनरी। और धारिता बता रहे हैं 60 माइक्रोफैरड, यानी सी बराबर 60 माइक्रोफैरड। ठीक, तो ये माइक्रोफैरड हैं, ये जो है हेनरी हैं, इनको बदल लेंगे। ठीक, तो ओमेगा पता कर लेते हैं। ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना होता है? 2 पाई न्यू होता है। तो देखो 2 पाई न्यू से कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 100 पाई। इसका मात्रक क्या बनेगा? रेडियन प्रति सेकेंड। ओके, ओमेगा बन गया, कोणीय आवृत्ति बन गई परिपथ की, है ना। धारा का आयाम तथा RMS मानों को निकालिए। धारा का आयाम, अब बल्कि क्या है कि दोलन अगर अनुनाद में है तो वो अलग बात है। फिर देखिए अनुनाद में दोलन होगा तो ये जो आवृत्ति है ये बराबर होगी 1/वर्गमूल LC के, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर XL और XC बराबर नहीं है, अगर होंगे तो ये अनुनाद में हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले प्रतिबाधा निकाल के देखते हैं। अगर प्रतिबाधा 0 आ जाती है तो ये अनुनाद में है, नहीं तो नहीं है फिर ये। तो परिपथ की प्रतिबाधा, सबसे पहला काम करते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा जिसे हम कहते हैं Z। क्या मान होगा Z का? Z का मान होगा XL माइनस XC, या Z का मान होगा XC माइनस XL, क्योंकि हमें नहीं पता कौन बड़ा हो सकता है। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें Z का मान, तो कोई भी मान आए उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि धारा कला कोण में वोल्टेज से आगे है या पीछे है। अगर XC बड़ा हुआ, अगर XC का मान बड़ा हुआ तो XC का मान बड़ा हुआ तो धारा वोल्टेज से आगे हो जाएगी और छोटा हुआ तो पीछे हो जाएगी। ठीक है, चलिए Z निकाल लेते हैं, Z का मान निकाल लेते हैं। अब XC जो होता है 1/ωc होता है और ये होता है ωL। XL जो होता है वो ωL होता है। ये आ गया। अब ये मान निकालें तो 1/100 पाई और 60 10 की घात -6 लगा दिया माइक्रो को हटाने के लिए।
ये हो गया ओमेगा सी माइनस 100 पाई, एल लगा दिया 80, और मिली को हटाने के लिए 10 की घात -3 लगा दिया। ये होगी प्रतिबाधा। ठीक, अब इसको हल करें, देखें कैसा कैसा ये आ रहा है। देखिए अंदाज़ा लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेंगे। ये हो गया 1000, ये हो गया 10 की पावर 3 यानी 1000 बटे पाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 की पावर ये है और नीचे आ जाएगा 6, एक 6 बचेगा, 1 2 3 शून्य हुए, 6 पाई हुआ, ये 10 की पावर कट गया, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से कितना हो गया, देखिए 3 जीरो इससे कट जाएंगे, ये हो गया बस 8 पाई, ऐसे। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि एक्सी का जो मान है वो एक्सएल से ज़्यादा है। ठीक, तो जेड जो है ये जेड बन गया हमारा। ठीक, इसका मतलब ये वाली शर्त लागू है। ठीक, यानी धारा वोल्टता से कला कोण में आगे है, कितना 90 डिग्री। ठीक, तो क्या जवाब मिला कि जो धारा है, धारा वोल्टता से कला कोण 90 अंश आगे है। ये बात पक्की हो गई। क्यों? क्योंकि संधारित्र में धारा आगे होती है। अगर संधारित्र का मान बढ़ जाए, धारिता का मान बढ़ जाए तो धारा आगे हो जाती है। ठीक, ये आ गया देखिए ऐसे। अब ये जो z का मान है ये हमें मिल गया, और ये लगभग मान कितना आएगा हम निकाल भी सकते हैं इसको। देखो ऐसे 6 पाई यानी ये हो गया लगभग 20 के आसपास, और 20 ये हो गया 50, लगभग 50। अनुमानित मान निकालूंगा मैं, सही मान आप निकाल लेना। और ये हो गया 8 या 24, 25 के आसपास। तो ये लगभग 25 ओम मैंने लिख दिया, लगभग 25 ओम लिख दिया मैंने जेड को। लगभग मान निकाल रहा हूँ मैं, पूरी तरह मान आप निकालेंगे अपनी कॉपी में, चेक करेंगे आप, इसको हल करेंगे। ठीक है, अब धारा का मान, ठीक है, कितना मिलेगा, तो धारा का मान IRMS क्या लगाएंगे, VRMS बटे Z। ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है। तो कितना आ जाएगा ज़रा चेक कर लें, 230 बटे 25। ठीक, ये कितना आ रहा है, देखो धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना आ रहा है। अब ये मान जो है जांच करने पर पाया गया 8.24 एम्पियर, 8.24 एम्पियर ये आंसर में लिखा है। ठीक, तो 25 अठे 200, 25 लिखन 25 9 के आसपास आ रहा है हमारा। इसका मतलब ये मान 25 नहीं आएगा, 25 से ज़्यादा आएगा, 26 के आसपास आएगा ये। अब मान लीजिए मैं इसे, ये 50 नहीं आएगा, थोड़ा 50 से अलग आएगा, है ना। तो ये मैंने लगभग लिखा है, देखो ध्यान रहे, इसको सही कर लेना। ये लगभग निकाल दिया मैंने ऐसे, जबकि यहाँ पे मान ये है, ये वैल्यू लगभग है, तो मान ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये मान थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ध्यान रहे, इसको ठीक कर लेना आप, है ना। अब उसके बाद इसी का शिखर मान, आई का शिखर मान, आयाम कहते हैं इसको। ठीक, ये कितना आ रहा है, कोई ख़ास बात नहीं है, वर्गमूल 2 से गुना करना है बस आपको, ये लो। ठीक, ये बन जाएगा लगभग 11 एम्पियर के आसपास। ये हो गया 11.6 एम्पियर। ठीक, 11.6 एम्पियर, ये हो गया एक उत्तर। ठीक, हर अवयव के सिरों पर विभवपात के आरएमएस मानों को निकालिए। तो आरएमएस मानों को निकालने के लिए आरएमएस धारा की आवश्यकता पड़ेगी। ये रही आरएमएस धारा। ठीक, तो विभवपात, अवयव के विभवपात कैसे होंगे। यहाँ पर जो विभवपात होगा, इसमें कितना विभवपात होगा, उसे कहते हैं VL। वो होगा IRMS और XL, ये होगा। इसमें जो विभवपात होगा वो कितना होगा, वो होगा VC, उसे कहते हैं IRMS और XC, यानी IR वाला जो सूत्र है उससे ये दोनों चीज़ मिल जाएंगी। XL भी मिल जाएगा, देखो ये रहा XC, ये रहा XL। ठीक, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ये आंसर कितने आ रहे हैं मान रखने पर मैं बता देता हूँ। IRMS का मान ये रहा, और XL और XC ये रही, ये XL है, ये XC है, वहाँ गुणा कर देंगे इसको। ठीक है,
तो कितना मान आ रहा है ये? VL आ रहा है 207, VC आ रहा है 437। VL आ रहा है 207, ठीक, और ये आ रहा है VC आ रहा है 437 वोल्ट, है ना। देखो ये आ गए दोनों मान। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि VC माइनस VL, अगर देखें VC माइनस VL जो है वो कितना है? 230 है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टता विपरीत है। तो VC माइनस VL जो है देखो कितना बनेगा, अगर VC माइनस VL करूँ तो कितना बनेगा? 230 वोल्ट बनेगा पूरा। क्यों? क्योंकि संधारित्र में और प्रेरक में वोल्टता और धारा विपरीत कला में होते हैं, ठीक। तो इनको घटा दूं तो 230 बनेगा। इसका मतलब ये है कि संधारित्र में जो धारा है वो आगे चल रही है, ठीक, और उसका मान भी ज़्यादा है, ठीक। वोल्टता का मान ज़्यादा है, धारा का नहीं, धारा का तो यही मान है, ठीक। ये आ गया। अब अगर इसका फेज़र बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसका फेज़र भी बना सकते हैं। देखो इसके फेज़र का मैं अनुमान बता दूं कैसे बनेगा। हम लोग ऐसे बना लेते हैं फेज़र, ये होती है जीरो लाइन, ऐसे नीचे बना लेते हैं हम VC और ऊपर बना लेते हैं VL। तो VC ज़्यादा है तो परिणामी जो मिलता है वो नीचे मिलता है, यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है VC माइनस VL, और ये होती है VM साइन ओमेगा t वाली चीज़ इस लाइन पे। तो देखो इस लाइन में और इस परिणामी वोल्टता में देखो, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये कितना कला कोण है? 90 डिग्री। तो ये किसके कारण हुआ? ये धारा के कारण हुआ। विद्युत धारा जो है, इसमें जो धारा बह रही है वो 90 अंश या 90 अंश के कला कोण में वोल्टता से आगे चल रही है, ठीक। अगर ये VL बड़ा हो जाता, ध्यान देंगे, अगर ये VL VC से बड़ा हो जाता तो ये धारा पीछे हट जाती, ये 90 अंश का कोण फिर यहाँ बनता, ठीक, और यहाँ पर वो चीज़ आ जाती, ये चीज़ बड़ी हो जाती, ये चीज़ छोटी हो जाती। फिर उसके हिसाब से यहाँ की वोल्टता बड़ी हो जाती, यहाँ की वोल्टता छोटी हो जाती, फिर भी वोल्टताओं का अंतर यही रहता, ठीक। यानी ये परिपथ अनुनाद की स्थिति में नहीं है। सरल सी बात है कि ये अनुनाद की स्थिति में नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर ये जो 25 मैंने निकाला है इसको ठीक करना होगा हमें। मैं इसका जो मान है सही करके देता हूँ आपको, क्योंकि पता क्या है, कुछ बच्चे ना याद कर लेते हैं और गलती हो जाएगी। मैं ठीक कर देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। मैं इसका सही मान निकाल देता हूँ। यहाँ पे ना कैलकुलेटर है मेरे पास, कोई चिंता नहीं है। चलिए इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम ठीक कर देते हैं इसको। ये है 1000/6 पाई, तो 1000/6 हो गया। फिर इसके बटे में 3.14 हो गया, ये हो गया 53.07। ये मान जो आ रहा है देखो यहाँ, ये आ रहा है 53.07। कुल मिला के 53 कर देता हूँ, फिर कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अब मैं निकालता हूँ 8 पाई का मान, 8 गुना 3.14, ये हो गया 25.12, ठीक। इसे 53 में से घटा देता हूँ, ये आ गया 27.88। ये आ गया देखो 27.88 है ना, ये आ गया। यही मान यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल सही कर दिया मैंने, देखो 27.88 ये आ गया। देखो अब बिल्कुल सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। ओके, डन कर दिया मैंने। तो यानी बिल्कुल एक्यूरेट मान मैंने कैलकुलेटर से निकाल दिया है, ठीक। अब इसको सीधे सीधे अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर तो सीधे सीधे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसमें देखते हैं और क्या पूछा गया है और क्या क्या बातें इसमें पूछी गई हैं वो देखते हैं। अतिरिक्त अभ्यास जो है एनसीईआरटी का, ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है बड़े आराम से होता है ये। प्रेरक में स्थानांतरित माध्य शक्ति, संधारित्र में शक्ति, परिपथ में कुल अवशोषित शक्ति, ये सब शून्य है। हम जानते हैं कि जो शक्ति है, अवशोषित शक्ति या अक्षय शक्ति, वो केवल प्रतिरोध के कारण होती है। तो इसमें देखिए परिपथ में कहीं भी प्रतिरोध नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि प्रेरक हो
चाहे संधारित्र हो, ये शक्ति को संचय करते हैं, शक्ति का नुकसान, ऊर्जा का नुकसान ये नहीं करते। तो यानी यहाँ पर सीधे सीधे हो गया, सी में प्रेरक में स्थानांतरित माध्य शक्ति शून्य है, संधारित्र में भी शून्य है, परिपथ द्वारा अवशोषित कुल माध्य शक्ति शून्य है। ठीक, यानी शक्ति जो है वो संचित है ऊर्जा, तो जब तक शक्ति का अक्षय नहीं होगा तो शक्ति अवशोषित भी नहीं होगी। जितनी ऊर्जा यहाँ से दी गई वो सब इसमें भरी है। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 में देखते हैं क्या करना है। सात 19, ओके, चलते हैं 19 में। कल्पना कीजिए 7/18 में प्रतिरोध 15 ओम है, परिपथ के हर अवयव को स्थानांतरित माध्य शक्ति तथा संपूर्ण अवशोषित शक्ति की को परिकलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए परिपथ अगर लगा देंगे तो ये LCR सर्किट बन जाएगा। ठीक, और आप इसे आसानी से सरल कर देंगे। मैं करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए परिपथ में एक प्रतिरोध लगाया, एक L लगाया, L पहले से ही लगा हुआ है, देखिए ये L है और ये R, LCR है ना, LCR ही बना देना चाहिए। वैसे अवयवों को आगे पीछे बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता LCR में, श्रेणी क्रम में जहाँ चाहे जिसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया L, ये हो गया C, ये हो गया R, ये है देखिए, और ये हो गई वोल्टता। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान पता है, वोल्टता का RMS मान पता है, 230 वोल्ट है। R का मान 15 ओम लगाया गया है, प्रतिरोध लगा दिया गया। ठीक है, और L और C के मान पहले वाले प्रश्न से आ जाएंगे। L का जो मान है ये यहाँ लिख देता हूँ, L का मान है 80, चेक करें एक बार, हाँ 80 मिली हेनरी, तो 10 की घात -3 लगा दे, ये बना दे हेनरी। और ये है 60 माइक्रो, ये है 60 माइक्रो फैराड, ये C हो गया। ठीक, धारा का मान निकलेगा कैसे, प्रतिबाधा निकालनी पड़ेगी। तो प्रतिबाधा का सूत्र बता देता हूँ। प्रतिबाधा परिपथ की परिपथ की प्रतिबाधा, चलिए Z कितना, XC - XL का वर्ग और R का वर्ग, यह है परिपथ की प्रतिबाधा। सरल हो गई बात। अब इससे धारा का RMS मान कितना होता है, VRMS बटे Z। ठीक, ये तुम निकाल लोगे, तुम्हें पता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है। ये जो XL और XC हैं ये भी तुम्हें पता है। लिख देता हूँ, XL कितना ओमेगा L और XC कितना 1/ओमेगा C होता है। ठीक है, देखो ये निकल जाएगी वैल्यू, निकल के यहाँ लग जाएंगी, हल हो जाएगा ये। ठीक, इस प्रश्न को करो ना करो, तुम्हें पता है इसके बारे में सब कुछ। ठीक, अब माध्य शक्ति व संपूर्ण अवशोषित शक्ति ये दोनों बराबर होती हैं। माध्य शक्ति कितनी होती है, शक्ति माध्य शक्ति, ठीक है, कैसे निकालेंगे, पावर, ये होती है IRMS स्क्वायर R, ये होती है देखो शक्ति, यही होती है अवशोषित शक्ति, यही होती है जो भी हम इसको देंगे, अवशोषित शक्ति, माध्य शक्ति, संपूर्ण शक्ति, ये सब चीज़ें एक जैसी होती हैं। उत्तर जो आ रहे हैं हम बता देते हैं। प्रत्येक अवयव में, अब देखो प्रत्येक अवयव में लिखता हूँ, P प्रेरक 0, प्रेरक
शक्ति का नुकसान नहीं करता, ठीक। P कैपेसिटर 0, P प्रतिरोधक, इसी में होती है बस शक्ति, I/R/ms²R, ठीक। इसी का मान आएगा हल करके 791 वॉट, 791 वॉट आएगा ये, ठीक। यही वैल्यू आएगी, यानी केवल प्रतिरोधक में ही शक्ति अवशोषित होती है, ठीक। इसके बाद पूछा गया है माध्य शक्ति, संपूर्ण शक्ति हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें अच्छे से पकड़ लेना होता है कि प्रेरक शक्ति का नुकसान नहीं करता, ठीक। अब इसके उत्तर की हम जांच कर लेते हैं एक बार। 7/19 को जाते हैं। L द्वारा उपभोक्त, C द्वारा उपभोक्त शक्ति 0 कुल शक्ति 791, ठीक। कुल धारा, कितनी धारा बनी है? 7.26 एम्पियर। धारा का मान कितना आया? 7.26 एम्पियर। और ये यहाँ मान रख के मिलेगा, इसके मान रखे पक्का, इसको जांच करनी है इसकी। और जो ओमेगा है यहाँ से मिलेगा ओमेगा, ओमेगा कितना होता है? 2 पाई न्यू। अब देखो न्यू कितना बताया, पीछे के सवाल में न्यू बताया गया है 50, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 100 पाई, ये लगेगा ओमेगा, ठीक। अब तो सरल हो गया, सारी वैल्यू लगा लोगे इसमें, ठीक, हल कर लोगे इसको। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अपना समय देखते हैं 36, ठीक है। यूँ आए यूँ गए, ठीक। लगा देते हैं, बटन दबा देते हैं एक बार, ठीक है।